वो 7 सवाल क्या हैं? कोहे निदा की तलाश, मुर्गाबी के अंडे के बराबर का मोती। देखना चाहते हो तो लो, देखो। अब तुम आजाद हो। परिवारा, तुम में जान आ गई। मौका मिलते ही तुम्हारी बाहों में आ गई। अब और बर्दाश्त नहीं होता मेरे प्यासे होठों को अपने मैं खाने का इंतजाम दिलाता। तुम फल खाओगे? अरे तुम लोगों के पास फल है ही कहाँ, सिर्फ सर ही सर लटक रहे हैं। काम की चीज तो घर पे ही छोड़ के आए हैं सब। दोस्तों, आज के टाइम पर फिल्मों में स्पेशल इफेक्ट्स क्रिएट करना दिन पे दिन बहुत ही सरल होता जा रहा है और ये टेक्नोलॉजी दिन पे दिन इतनी एडवांस होती जा रही है कि CGI और VFX के जरिए मात्र एक कमरे में ब्लू स्क्रीन पर शूट हुई पूरी फिल्म को इस तरह से दिखाया जाता है जो देखते टाइम पर ऐसा लगता है कि ये फिल्म बहुत ही अलग अलग जगहों पर शूट हुई है, जबकि सच्चाई ये होती है कि फिल्म के सारे सीन केवल और केवल ब्लू स्क्रीन के सामने शूट किए जाते हैं। इसका एक भी सीन रियल लोकेशन पर जाकर शूट तक नहीं किया जाता है और आदि पुरुष जैसी बड़े बजट की फिल्में भी इसका एग्जाम्पल हैं। लेकिन अगर हम आज से लगभग 30-40 साल पुरानी फिल्मों की बात करें, जब उस समय CGI और VFX नहीं हुआ करते थे, तो उस समय फिल्मों में छोटे से छोटे स्पेशल इफेक्ट्स को भी क्रिएट करना बड़ा ही चैलेंजिंग काम होता था और उस समय फिल्मों में ये सारे स्पेशल इफेक्ट्स किसी CGI या VFX से नहीं बल्कि कैमरा ट्रिक्स और अलग अलग तरह के लेंस से इल्यूजन क्रिएट करके बनाए जाते थे। और आज अपने इस वीडियो में हम जिस फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं वो है साल 1990 में आई जितेंद्र की फिल्म हातिम ताई, जो उस समय आई एक फैंटेसी एडवेंचर फिल्म थी और पूरी फिल्म के लगभग हर एक सीन में हमें कई स्पेशल इफेक्ट्स देखने के लिए मिले थे। हालांकि अगर आप आज ये फिल्म देखेंगे तो इसमें रखे गए स्पेशल इफेक्ट्स आपको बहुत ही कमजोर नजर आएंगे, जो देखकर शायद आज की जनरेशन को ऐसा भी लगेगा कि इससे अच्छे स्पेशल इफेक्ट्स वो आज के टाइम पर अपने मोबाइल से ही बना लेंगे। लेकिन ऐसे लोगों को ये बात समझना भी बहुत जरूरी है कि ये फिल्म उस टाइम पर आई थी जब ऐसी चीजों का नामो निशान तक नहीं था। उड़ने वाली परी, तोते के अंदर जान, बड़े बड़े दैत्य राक्षस, पेड़ से लटकते हुए लड़कियों के सर के अलावा और भी कई तरह के स्पेशल इफेक्ट्स इसमें हमें देखने के लिए मिलते हैं। साथ ही साथ हातिम इसमें अपने दोस्त नजरुल के साथ में 7 सवालों के जवाब ढूंढने के लिए एक बहुत ही रोमांचक सफर पर निकलते हैं और ये फिल्म आखिरी तक आपका इंटरेस्ट बनाए रखती है कि क्या हातिम को इन 7 सवालों के जवाब मिल पाएंगे और इन सवालों के जवाब के लिए हातिम को कौन कौन सी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा और हातिम इनसे कैसे निपटेंगे। हालांकि जब ये फिल्म 20 अप्रैल 1990 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी तो उस समय तो ये एक फ्लॉप फिल्म रही थी, लेकिन आगे चलकर जब ये फिल्म लोगों ने CD पर देखी और टीवी पर आती हुई देखी तो इसको काफी पसंद किया। खासकर से बच्चों को हातिम का ये रोमांचक सफर काफी अच्छा लगा था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि कैसे फिल्म हातिम ताई की लगभग 80% से ज्यादा शूटिंग केवल और केवल स्टूडियोज में की गई थी और उस समय इस पूरी फिल्म को शूट करने के लिए अलग अलग स्टूडियोज में लगभग 20 से भी ज्यादा सेट तैयार किए गए थे। तो फिल्म हातिम ताई बनने के पीछे की कई दिलचस्प बातें हम आपको इस वीडियो में बताने वाले। फिल्म हातिम ताई 20 अप्रैल 1990 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और उस समय इसके रिलीज होने के लगभग एक हफ्ते पहले यानी कि 13 अप्रैल 1990 को रामसे ब्रदर्स की हॉरर फिल्म शैतानी इलाका रिलीज हुई थी और हातिम ताई के रिलीज होने के अगले ही हफ्ते अनिल कपूर की फिल्म घर हो तो ऐसा रिलीज हुई थी। फिल्म का स्क्रीन प्ले तैयार किया था PD मेहरा ने, डायलॉग्स लिखे थे हसन कमल ने और इसका डायरेक्शन किया था जाने माने डायरेक्टर बाबू भाई मिस्त्री ने। बाबू भाई मिस्त्री के बारे में आपको बता दें तो उन्हें भारतीय सिनेमा में स्पेशल इफेक्ट्स का जनक भी माना जाता है और बाबू भाई मिस्त्री फिल्मों में इस तरह के स्पेशल इफेक्ट्स लगभग 1930 और 40 से लगातार करते आ रहे थे। जिस तरह के स्पेशल इफेक्ट्स को फिल्मों में क्रिएट करना बहुत ही चैलेंजिंग हुआ करता था, लेकिन बाबू भाई मिस्त्री इस तरह के स्पेशल इफेक्ट्स फिल्मों में अपनी ट्रिक के जरिए चुटकियों में कर दिया करते थे और उन्होंने अपने करियर में हातिम ताई के पहले पौराणिक कथाओं पर आधारित ऐसी कई फिल्में बनाई हैं जिनमें संपूर्ण रामायण, पारसमणि, महाभारत, भगवान परशुराम, 7 सवाल, हनुमान विजय जैसी कई फिल्में शामिल हैं। RM आर्ट प्रोडक्शंस के बैनर तले फिल्म को प्रोड्यूस किया था रतन मोहन ने और इसमें हमें नजर आए थे जितेंद्र, संगीता बिजलानी, अमरीश पुरी, सतीश शाह, आलोकनाथ, रजा मुराद, सोनू वालिया, देव कुमार, राजेश विवेक और विजेंद्र घाट के। म्यूजिक कंपोज किया था लक्ष्मीकांत और प्यारे लाल ने, लिरिक्स लिखे थे हसन कमल ने और इसके म्यूजिक एल्बम में टोटल 6 गाने रखे गए थे। हालांकि फिल्म का म्यूजिक एल्बम एवरेज रहा था, इसके गाने कोई बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं हो पाए थे। फिल्म के गाने थे तुम हसीन किस कदर हो, ओए सनम, एक नजर में देख, मेरे मालिक मेरे दाता, आज बचना है मुश्किल और ए जाना जाने जाना। इन गानों में आवाजें थी मोहम्मद अजीज, अनुराधा पौडवाल, अलका याग्निक, कविता कृष्णमूर्ति,
अनुपमा देशपांडे और फिल्म के एक गाने आज बचना है मुश्किल में अमरीश पुरी सर की भी आवाज थी। उस समय इसके म्यूजिक एल्बम के ना चलने के पीछे एक रीजन ये भी था क्योंकि इसका म्यूजिक एल्बम काफी पुराने टाइप का लग रहा था, जबकि उस समय तक बॉलीवुड में कयामत से कयामत तक, मैंने प्यार किया और आशिकी जैसे म्यूजिक एल्बम धूम मचा रहे थे। एक नजर डालें इसके बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर तो फिल्म का टोटल बजट रखा गया था लगभग 1,80,00,000 रुपए, और उस समय इंडिया में इसने मात्र 1.5 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था और वर्ल्ड वाइड में लगभग 2 करोड़ रुपए का कलेक्शन हुआ था। और हातिम ताई साल 1990 में आई एक फ्लॉप फिल्म रही थी और इस साल पैसे कमाने के मामले में ये 32वें नंबर पर रही थी। वैसे 1990 की अगर टॉप 5 फिल्मों के ऊपर एक नजर डालें तो ये फिल्में थीं दिल, घायल, आज का अर्जुन, अग्निपथ और किशन कन्हैया। और हातिम ताई को IMDb पर 5.8 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली हुई है। बॉक्स ऑफिस पर भले ही ये फिल्म सफल ना हो पाई हो, लेकिन हातिम ताई की कहानी के ऊपर बाबू भाई मिस्त्री ने जितना काम किया है उतना काम और रिसर्च शायद ही कोई और कर पाया हो। जहां बाबू भाई मिस्त्री ने हातिम ताई की इस कहानी के ऊपर एक नहीं बल्कि 3 फिल्में बनाई हैं। जहां हातिम की इस कहानी पर बनी सबसे पहली फिल्म आई थी बॉलीवुड में साल 1956 में। इसको डायरेक्ट किया था होमी वाडिया ने। और आपको बता दें कि इसकी कहानी भी बिल्कुल सेम टू सेम थी। इसमें भी कुछ स्पेशल इफेक्ट्स रखे गए थे जहां पर हातिम 7 सवालों के जवाब ढूंढने के लिए निकलते हैं। ये फिल्म ब्लैक एंड व्हाइट में बनी थी और उस समय बाबू भाई मिस्त्री स्पेशल इफेक्ट्स के चीफ इंचार्ज थे। और इस ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म में भी परी के उड़ने के अलावा और भी कई स्पेशल इफेक्ट्स रखे गए थे और ये सारे बाबू भाई मिस्त्री ने ही क्रिएट किए थे, जिन्हें देखने के बाद ऑडियंस बिल्कुल हैरान थी कि आखिर ये सारी चीजें कैसे बनाई गई होंगी। आपको बता दें कि उस समय कंप्यूटर नहीं था और बाबू भाई मिस्त्री कैमरे की ट्रिक का यूज करके इन सारी टेक्निक्स को बनाते थे। जहां बाबू भाई मिस्त्री इस तरह के गायब होने वाले या उड़ने वाले इफेक्ट को एक ब्लैक पर्दे के सामने शूट करते थे, जहां ऑब्जेक्ट को एक ब्लैक कलर के धागे या ब्लैक कलर की जाली से बांधकर खिसकाया या उड़ाया जाता था और इस धागे या जाली का कलर बिल्कुल वैसा ही ब्लैक रखा जाता था जैसा कि इसके बैकग्राउंड में होता था, जिससे ये धागा या जाली बिल्कुल भी नजर नहीं आती थी और ऐसा लगता था जैसे कि ये ऑब्जेक्ट उड़ रहा हो। बाबू भाई मिस्त्री इस तरह की कई ट्रिक्स का यूज करके इल्यूजन क्रिएट करते थे। ये उस समय की बात है जब ब्लैक एंड व्हाइट फिल्में बनती थीं और उस समय बाबू भाई मिस्त्री को कई लोग काले धागे के नाम से भी बुलाने लगे थे। और उस समय पूरी फिल्म इंडस्ट्री में इकलौते बाबू भाई मिस्त्री ही ऐसे थे जो किसी भी तरह के इफेक्ट को बिना कंप्यूटर से क्रिएट कर देते थे। तो 1956 में आई ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म हातिम ताई के लिए उन्होंने इस तरह से स्पेशल इफेक्ट्स क्रिएट किए थे। ये कहानी उन्हें बहुत ज्यादा पसंद आई और आगे चलकर साल 1971 में उन्होंने सेम इसी कहानी के ऊपर 7 सवाल यानी हातिम ताई के नाम से एक और फिल्म बनाई। हालांकि कहानी वही थी लेकिन इस बार इसमें रखे गए स्पेशल इफेक्ट्स एक स्टेप और आगे थे। लेकिन बाबू भाई मिस्त्री के दिमाग से ये कहानी नहीं निकल रही थी। उन्हें लग रहा था कि वो ये फिल्म और भी अच्छे स्पेशल इफेक्ट्स के साथ में बना सकते हैं। और फाइनली एक बार फिर से 1987 में बाबू भाई मिस्त्री ने हातिम ताई के ऊपर एक और फिल्म बनाने का डिसाइड किया और 1987 में उनकी मनोज कुमार के साथ में आई फिल्म कलयुग और रामायण के बाद में उन्होंने हातिम ताई के ऊपर काम करना शुरू किया। हालांकि हातिम की जो कहानी है वो उनके पास में पहले से ही थी, लेकिन इसमें कहां पर कौन से स्पेशल इफेक्ट्स रखने हैं, इन सारी चीजों के ऊपर उन्होंने ध्यान देना शुरू किया। हालांकि स्टार्टिंग में हातिम के किरदार के लिए पहली पसंद जितेंद्र नहीं थे। बाबू भाई मिस्त्री पहले ये चाहते थे कि इसमें हातिम का जो किरदार है वो सनी देओल निभाएं, लेकिन उस समय सनी देओल अपनी और दूसरी फिल्मों में काफी बिजी थे और सेम उसी टाइम पर वो एक और फैंटेसी फिल्म नगीना के अगले पार्ट नगाहें में भी श्रीदेवी जी के साथ में काम कर रहे थे। कुछ इस वजह से भी उस समय सनी देओल का एक और ऐसी ही एडवेंचर फैंटेसी फिल्म में काम करने का मन नहीं था। इसके बाद इसमें हातिम वाले किरदार के लिए फाइनली जितेंद्र को अप्रोच किया गया, जो इसके पहले साल 1985 में कुछ इसी थीम पर बनी फिल्म पाताल भैरवी में काम कर चुके थे। जिस तरह के किरदार में जितेंद्र का लुक, उनके कपड़े, उनकी कद काठी बाबू भाई मिस्त्री को बहुत ज्यादा पसंद आई और उन्होंने हातिम के तौर पर जितेंद्र को अप्रोच किया। जितेंद्र ने फिल्म की कहानी सुनी, ये उन्हें पसंद आई और वो इसमें काम करने के लिए तुरंत तैयार हो गए। जहां उस समय फिल्म को बड़े जोर शोर से अनाउंस किया गया और फिल्म का उस समय टाइटल रखा गया था हातिम ताई 7 सवाल। और इसी टाइटल के साथ में फिल्म की शूटिंग स्टार्ट हुई, लेकिन आगे चलकर बाबू भाई मिस्त्री को ये लगा कि फिल्म का टाइटल केवल और केवल हातिम ताई बस रखना चाहिए, जिससे कि जो लोग हातिम ताई की कहानी के बारे में नहीं जानते हैं उनके मन में एक सस्पेंस बना रहेगा कि आखिर यह कहानी किस बारे में होने वाली है। और अगर फिल्म के टाइटल में वो हातिम ताई के साथ में 7 सवाल भी ऐड कर देंगे तो लोगों को पहले ही पता चल जाएगा कि इसमें 7 सवाल होने वाले हैं। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए फाइनली फिल्म का टाइटल रखा गया था हातिम ताई,
जितेंद्र के अलावा बाकी किरदारों में गुलनार परी के तौर पर संगीता बिजलानी को साइन किया गया, सायरा के तौर पर सोनू वालिया को और मेन विलेन के तौर पर अमरीश पुरी को लिया गया। ये लगभग 1988 और 89 के आसपास की बात है, जब हातिम ताई जैसी स्पेशल इफेक्ट्स वाली ये फिल्म बनाना बिल्कुल भी आसान नहीं था, जहां इस फैंटेसी एडवेंचर फिल्म के हर एक छोटे से छोटे सीन के लिए भी बिल्कुल एक नए सेट की डिमांड थी। और इस तरह से पूरी फिल्म को शूट करने के लिए मुंबई के अलग अलग स्टूडियोज में लगभग 20 से भी ज्यादा सेट तैयार किए गए थे, जहां फिल्म के हिसाब से इन सारे सेट को बनाने के लिए लगभग 100 से ज्यादा कारीगर काम कर रहे थे। और सेट बनाने के पहले बाबू भाई मिस्त्री इन कारीगरों को एक स्केच के जरिए बताते थे कि उन्हें ऐसा सेट बनाना है, जहां गुफा, महल और पानी के अंदर दिखने वाले ऐसे कई सेट तैयार किए गए थे। सेट पर चारों तरफ बड़े बड़े नीले पर्दे लगाए गए थे और इसमें पहने जाने वाले कॉस्ट्यूम लगभग 50 से भी ज्यादा दर्जियों ने तैयार किए थे, जैसे परी का कॉस्ट्यूम हो, हातिम का कॉस्ट्यूम हो या इसमें नजर आने वाले अमरीश पुरी या आलोकनाथ के ये कॉस्ट्यूम हो। वैसे आपको बता दें कि जिस समय ये फिल्म बन रही थी उस समय तक क्रोमा की बेसिक चीजें अवेलेबल हो गई थीं, जहां ब्लू स्क्रीन और ग्रीन स्क्रीन का यूज करके कुछ कुछ ऐसे बेसिक स्पेशल इफेक्ट्स बनाए जाने लगे थे। जैसे 1987 में आई अनिल कपूर की फिल्म मिस्टर इंडिया में अनिल कपूर के गायब होने वाले या इसमें हनुमान जी की मूर्ति के इस तरह से उड़ने वाले इफेक्ट क्रोमा से ही तैयार किए गए थे, जिसमें ये स्पेशल इफेक्ट्स हॉलीवुड की टीम ने तैयार किए थे, जहां पर एक हरे कलर के कपड़े पहने हुए शख्स ने हनुमान जी की मूर्ति को अपने हाथ में पकड़ा था और बाद में क्रोमा की मदद से इसको गायब कर दिया गया था और हमें ऐसा लगता है कि जैसे ये मूर्ति हवा में उड़ रही है। तो लेट 80s में ये सारी चीजें बिल्कुल बेसिक लेवल पर बॉलीवुड फिल्मों में स्टार्ट होना जस्ट शुरू ही हुई थी और उस समय तक बाबू भाई मिस्त्री भी कुछ कुछ इसी तरह की ट्रिक्स का यूज B.R. चोपड़ा की महाभारत के कई सीन में भी कर चुके थे। और फाइनली उन्होंने अपनी फिल्म हातिम ताई में उड़ने वाले सीन्स में इसी तरह की क्रोमा की का यूज किया था। जैसे ये उड़ने वाला सीन था जहां पर एक बड़ा सा राक्षस जितेंद्र और सतीश शाह को अपनी हथेली पर लेकर उड़ रहा है, जहां इसमें राक्षस के इतने बड़े शरीर को दिखाने के लिए और जितेंद्र और सतीश शाह के शरीर को छोटा दिखाने के लिए तो कैमरा ट्रिक का यूज किया गया था। लेकिन इस तरह के उड़ने वाले इफेक्ट को बनाने के लिए यह राक्षस एक ग्रीन पर्दे के सामने लेटा हुआ था और उड़ने की एक्टिंग कर रहा था। इसके अलावा इसके कई सीन में आर्टिफिशियल सेट पर बादल दिखाने के लिए ऊपर एक प्लाई लगाई गई थी, जिसके ऊपर बहुत सारी बादलों के आकार की रुई को चिपकाया गया था और इसको कैमरे से ऐसे शूट किया गया था जो देखने में बिल्कुल बादलों के जैसी ही लग रही थी। और ऐसा करना बिल्कुल भी आसान नहीं था, क्योंकि हर 5 से 10 मिनट में पूरा सेट चेंज करना पड़ता था और लोकेशन भी चेंज करनी पड़ती थी। और लगभग 80% फिल्म की शूटिंग इस तरह से तैयार किए गए अलग अलग सेट पर ही की गई थी, लेकिन लगभग 20% सीन की शूटिंग रियल लोकेशन पर भी की गई थी, वो भी आपको बताते हैं। जैसे यहाँ पर इन लड़ाई वाले सीन को महाराष्ट्र में सतारा जिले के पंचगनी के टेबल लैंड पर शूट किया गया था। इसके अलावा जहाँ जितेंद्र और सतीश शाह इस दैत्य राक्षस से मिलते हैं और बैकग्राउंड में हमें ये पेड़ नजर आ रहा है, एक्चुअली ये सीन थाने के पास में घोड़बंदर में शूट किया गया है। तो मुंबई के पास में इन्हीं लोकेशंस पर फिल्म के ऐसे ही इक्का दुक्का सीन और शूट किए गए थे। फिल्म का एक सीन था जिसमें संगीता बिजलानी परी के जैसे कपड़े पहनकर हवा में उड़ती हुई नजर आती हैं। एक्चुअली इसमें उनके उड़ने वाले इस सीन को बाबू भाई मिस्त्री ने अपनी एक और कैमरा ट्रिक का यूज करके बनाया था, जहां संगीता बिजलानी को एक ट्रॉली पर खड़ा किया गया था और इस ट्रॉली पर उनके पैरों के पास में एक कैमरा लगाया गया था और बाबू भाई मिस्त्री ने उनसे ये बोला था कि वो ऐसी एक्टिंग करें जैसे कि वो हवा में उड़ रही हों। और उन्होंने हवा में उड़ने जैसे अपने हाथों को चलाना शुरू किया और ये बाबू भाई मिस्त्री ने अपने कैमरे की ट्रिक से इस तरह से दिखाया कि जैसे वो वाकई में हवा में उड़ रही हों। हालांकि फिल्म हातिम ताई काफी मुश्किलों में बनकर तैयार हुई थी, लेकिन जब ये सिनेमा घरों में रिलीज हुई तो फ्लॉप रही थी। जहां तक कि आगे चलकर जितेंद्र की बेटी एकता कपूर से जब एक इंटरव्यू में ये पूछा गया कि उन्हें उनके पिता के करियर की सबसे खराब फिल्म कौन सी लगती है, तो उस समय एकता कपूर ने हंसते हुए जवाब दिया था कि उन्हें लगता है कि उनके पिता के करियर की सबसे खराब फिल्म हातिम ताई है। खैर, एकता कपूर को ये फिल्म भले ही पसंद ना आई हो, लेकिन आगे चलकर जब ये फिल्म टीवी पर आई तो बच्चों को तो काफी पसंद आई थी। वैसे हातिम की ये कहानी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है और इस कहानी के ऊपर 3 बॉलीवुड फिल्में बनी हैं और आगे चलकर कई टीवी सीरियल्स भी बने हैं। जैसे डीडी नेशनल पर दास्तान हातिम ताई के नाम से एक टीवी सीरियल आना शुरू हुआ था। आगे चलकर 2003 में हातिम के नाम से एक और टीवी सीरियल आया जो स्टार प्लस पर आता था और बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था और मुझे लगता है कि आप में से भी कई लोगों ने ये सीरियल जरूर देखा होगा। इसके बाद आगे चलकर 2013 में लाइफ ओके पर भी द एडवेंचर्स ऑफ हातिम के नाम से एक और टीवी सीरियल आया था, जिनमें कहानी लगभग सेम वही होती थी, जहां पर हातिम को 7 सवालों के जवाब ढूंढने होते हैं, बस सबका दिखाने का तरीका अलग अलग होता था।
वैसे मुझे याद है 90s में हातिम ताई के अलावा अलिफ लैला के नाम से भी एक टीवी सीरियल आता था जो भी बच्चे काफी पसंद करते थे। वैसे कि आपने हातिम ताई के किरदार पर आधारित ये फिल्म या ये टीवी सीरियल से देखे हैं, और अगर देखे हैं तो ये आपको कैसे लगे थे, और क्या आज भी आपको वो 7 सवाल याद हैं जिनके जवाब ढूंढने के लिए हातिम निकलते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और हाँ, डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में दी गई 1xBet की लिंक को एक बार जरूर चेक कीजिए। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो उसको प्लीज लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।